ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है अ, ठीक, इसको स्टार्ट करते टाइम में ये सारे वेव ऑप्टिक स्टार्ट करते टाइम में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं कि अल्टीमेटली हमें रियलाइज होता है कि लाइट एक्चुअली वेव है जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस जिसको कि मैक्सवेल इक्वेशन गवर्न करते हैं। और मैक्सवेल इक्वेशन की बेसिस पर हम लाइट के सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके लाइट का बिहेवियर हम किसी भी केस में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेटर इट टर्न्स आउट कि मैक्सवेल इक्वेशन भी कंप्लीट पिक्चर नहीं है और हमें फिर से अपनी जो लाइट की अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना पड़ेगा, उसको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा और वो फिर मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अभी तक की प्रेजेंट जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइट वेव है और वेव थ्योरी से हम कंप्लीटली लाइट के हर बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स 19 सेंचुरी में ऐसे होने लगते हैं और उससे पहले भी ये सारे फिनोमिनन्स ऑब्जर्व किए जा रहे होंगे। अ, हमें कुछ 19 सेंचुरी में ऐसा रियलाइज होने लगता है। एक दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, जैसे क्रॉम्पटन्स क्रॉम्पटन्स इफेक्ट है। ऐसे ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं जिनको कि वेव थ्योरी से भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फिर से लगने लगता है कि हो सकता है कि लाइट का बिहेवियर पार्टिकल को ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर पूरी नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप होती है और अभी तक करेंट हमारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है क्वांटम फिजिक्स, जिसको हम यूज करके अभी तक हर एक फिनोमिनन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी है जो कि क्वांटम फिजिक्स के नेचर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास क्वांटम फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है जिसको यूज करके हम अभी तक जितने भी फिनोमिना हैं ऑलमोस्ट सबको हम एक्सप्लेन कर लेते, तो वो हमारे पास सबसे बेस्ट थ्योरी है। ठीक है, उसमें और उसके अकॉर्डिंग चाहे ये फोटोन हो या कोई भी पार्टिकल हो, उसका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो ठीक है, उसको हम क्वांटम फील्ड वेव्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि उसका जो बिहेवियर है हम कंप्लीटली उसको हम वेव नहीं बोल सकते हैं, कंप्लीटली पार्टिकल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तुम पूछोगे वेव के क्लोज ज्यादा है या पार्टिकल के क्लोज ज्यादा है, तो ये एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो क्वांटम पार्टिकल है उसको हम पार्टिकल भी नहीं बोल रहे हैं, वेव भी नहीं बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल उसको हम जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उनसे एनालॉजी लेकर के हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका बिहेवियर भी बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है हर एस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन लेकिन हम क्वांटम फिजिक्स को यूज करके हम बहुत सारे बिल्कुल मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे करेक्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स जैसे स्टार्ट करते हो तो उसमें तुम्हें ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए जाते हैं जिसमें कि लाइट का जो बिहेवियर है वो इन सारे नए एक्सपेरिमेंट्स के आने के बाद कैसा होता है, और उसके कुछ ठीक वो सारे पार्ट्स, वो सारे पॉइंट्स तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स उनमें से कवर किए जाएंगे। एनीवे हम तो अभी वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर पर ही कन्फाइंड रहते हैं। और ठीक है, हमारा अभी का बिलीफ है कि हम वेव थ्योरी से कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट के बिहेवियर को, और वेव थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस है कि लाइट वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव फ्रंट्स होपफुली तुम्हें आइडिया है कि जैसे अगर वन डायमेंशनल वेव है तो उसको तो हम उसमें हर एक पार्टिकल की पोजीशन को ड्रॉ करके वेव कैसे ट्रैवल कर रही है बता सकते हैं। लेकिन टू डायमेंशनल वेव है, थ्री डायमेंशनल वेव है, तो उसको ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो हम लोग उसके लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। तो समझ लो प्लेन में जैसे वेव
ट्रैवल कर रही है, जैसे वाटर सरफेस है, ये बोट को तुम अज्यूम करो वाटर सरफेस है, और उसमें इस तरह से वाटर रिपल्स है, अगर ऐसे करके फ्लो कर रही है, ठीक है, उसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम इमेजिन करो कि ये जो, ठीक है, ये जो पोजीशंस मैंने ड्रॉ किए हैं वो इन पार्टिकल्स की ड्रॉ की है, वो अप डाउन बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग 2D में या 3D में वेव को ड्रॉ करने के लिए वेव फ्रंट्स के फॉर्म में वेव का प्रोपगेशन पिक्टोरियली डिपिक्ट करते हैं, और उसमें हम यही करते हैं कि वो सारे पॉइंट जो कि सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद जो सरफेस बना, ठीक, वो वेव फ्रंट कहलाता है। तो वेव फ्रंट को देख करके भी हमें वेव कैसे ट्रैवल कर रही होगी उसका अंदाजा हो जाता है। तुम कोई भी पॉइंट, किसी भी उन पॉइंट्स का सेट ले सकते हो जो कि सेम फेज में ऑसिलेट, वो जरूरी नहीं क्रेस्ट है, लेकिन वो हो सकता है ट्रफ्स को ही तुम ज्वाइन करके ना वेव फ्रंट्स बना सकते हो, लेकिन एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो आसानी के लिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हम सारे क्रेस्ट्स को ज्वाइन कर दे रहे हैं और वो हमारा वेव फ्रंट है, ठीक है। तो नॉर्मली वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी और अलग अलग सोर्सेज की वजह से वेव फ्रंट कैसे बनेगी, जब हम डिस्कस कर चुके हैं। वेव फ्रंट जैसे वाटर सरफेस पे अगर वेव फ्रंट ट्रैवल कर रही है तो वो इस तरह से सर्कुलर नेचर की होती है, पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल नेचर की होती है, और पॉइंट सोर्स की वजह से जब हम बहुत बहुत दूर चले जाते हैं तो ये वेव फ्रंट जो हो जाती है वो बिल्कुल प्लानर हो जाती है, ठीक है। तो प्लानर वेव का मतलब ये है कि इसके ये सारे पॉइंट जो है ना, ये आ, ये सारे पॉइंट सेम इंटेंसिटी पर होंगे, ठीक है। और इसकी शेप बिल्कुल, अगर हम सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं तो बिल्कुल प्लानर हो जाएगी, ठीक है। वेव फ्रंट्स बनाना ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल की बेसिस पे, हाँ, और वेव ऑप्टिक्स का ये कॉन्सिक्वेंस है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल की बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। रिफ्लेक्शन को पहले पार्टिकल के कोलिजन के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते थे, ये बिल्कुल मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो और ये लाइट पार्टिकल, ये कॉर्पसल्स हैं, ये आकर के सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी मोमेंटम कंजर्व करने के लिए I = R होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पता चलता है लाइट वेव है, तो अगर लाइट वेव है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो जस्टिफाइड नहीं है। तो लाइट को वेव मान करके लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा तो वेव थ्योरी के बेसिस पर हमने एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन उससे भी पहले की सबसे बेसिक लाइट का बिहेवियर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी हम हाइजेंस प्रिंसिपल से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जो कि लेटेस्ट से बहुत दूर है, ठीक है, और उससे प्लानर वेव्स आकर के किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं, प्लानर वेव्स, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है। प्लानर वेव्स कुछ इस तरह से बहुत दूर से आ रही हैं, ठीक है, ये हमारी प्लानर वेव्स हैं, इसके वेव फ्रंट्स कुछ इस तरह के होंगे, क्योंकि वेव है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ही लाइट को ड्रॉ करना होगा। तो ये प्लानर वेव फ्रंट्स इस तरह से स्ट्राइक करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट भी फिर प्लानर वेव के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो डायरेक्शन है, ऑब्वियसली इन वेव फ्रंट्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लाइट रे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि हम मान रहे हैं कि लाइट वेव है, लेकिन लाइट वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन को हम तो एटलीस्ट लाइट रे के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये जो लाइट रे, ये डायरेक्शन को सिर्फ इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट डायरेक्शन है और जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है वो नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके प्रूव करना है, ठीक है।
तो हाइजेंस प्रिंसिपल यही है कि कोई भी वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और तो उन पॉइंट सोर्सेस की वजह से जो नई सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी उसकी कैसी शेप होगी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये प्लानर वेव्स हैं, ठीक है, अगर प्लानर वेव फ्रंट है तो उसका जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा वो भी 100% प्लानर होगा, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके सारे पॉइंट्स को अगर हम सोर्स मानेंगे और इसकी वजह से कुछ टाइम बाद अगर हम वेव फ्रंट्स की पोजीशंस, वेव फ्रंट्स की शेप्स इमेजिन करेंगे तो वो सारी वेव फ्रंट्स ना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मर्ज होकर के वो फिर से प्लानर शेप की बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो नया वेव फ्रंट है ये भी नए पॉइंट सोर्सेस के सेट की तरह बिहेव करेगा, इनकी वजह से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ऐसे बाहर आएंगी, उनके सरफेस पे हम ऐसे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो फिर से प्लानर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लानर वेव फ्रंट, ठीक है, ट्रैवल करते हुए, ठीक है, इस सरफेस पर किसी भी जनरल एंगल आई पर इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये प्लानर वेव फ्रंट, लेटेस्ट से ये हमारी प्लानर वेव फ्रंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो, ठीक है। ये प्लानर वेव फ्रंट्स हैं जो कि ट्रैवल करते हुए, ठीक है, सही ड्रॉ किया है, इस तरह से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। इस तरह से इंसिडेंट वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। ये तुम ऐसा मान सकते हो कि वेव फ्रंट के एक पार्ट को मैंने ड्रॉ किया है, कंप्लीट वेव फ्रंट को ड्रॉ करना अगर पैरेलल है तो उसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे इस वेव फ्रंट का ये कंटिन्यूअसली ऐसे आगे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इसको रियल टाइम में इमेजिन करो, ये इस तरह से आगे कंटिन्यूअसली इस तरह से आगे जा रही है, ठीक है। आगे मतलब मिरर को नहीं क्रॉस कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप वेव फ्रंट्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है मिरर, ठीक है। अब जैसे कोई भी वेव फ्रंट का एक पार्ट मिरर को टच करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करेगा, ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट है ना वो डिस्टॉर्ट होने लगेगी, ठीक है। उसकी शेप थोड़ा चेंज हो जाएगी, हमें पता नहीं है कैसी होगी, ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं। लेकिन फाइनली ये वेव फ्रंट मॉडिफाई होने के बाद, और जब कंप्लीटली ये कुछ इस तरह से मान लो, इस तरह से बाहर ऐसे, इसका कुछ पार्ट मान लो भी यहाँ पर होगा, कुछ पार्ट यहाँ पर होगा, फिर कुछ पार्ट ऐसे हो, हमें पता नहीं है। लेकिन फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इसकी ये जो वेव फ्रंट की शेप होगी वो हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये बिल्कुल पैरेलल वेव फ्रंट के फॉर्म में ही रहेंगी और वो कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो लेटेस्ट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फाइनली किस तरह की होगी, ये यहाँ पे मान लो ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, और इधर वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ से होके कुछ ऐसे हुआ होगा, मुझे नहीं पता है। फिर ये और आगे आए होंगे ये सारे पॉइंट्स, यहाँ पर होगा, और ये वाला पॉइंट्स कुछ ऐसे हो गया होगा, ठीक है। और ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और ये मान लो यहाँ पर आ गया, और ये हमारा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, उसको भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फिर आगे जाएगी, ठीक है। और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस कंटिन्यू है, ठीक है। ये समझ पा रहे हो कैसे ड्रॉ किया है?
इसको बताओ ये कैसे ड्रॉ किया है, ये समझ में आ रहा है? इसके लिए हम कलर यूज कर लेते हैं कोई दूसरा, ये रेड और इसको ब्लू। कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी वेव फ्रंट्स ना, मतलब कुछ टाइम के बाद ये वाली वेव फ्रंट आगे वाली वेव फ्रंट की पोजीशन पे पहुंच जाएगी, आगे वाली वेव फ्रंट वो अपने आगे वाले वेव फ्रंट की पोजीशन पे पहुंच जाए, और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअसली इधर से वेव फ्रंट्स आ रही है और ये कंटिन्यूअसली वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्ट होकर के यूं जा रही है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि इस लास्ट वाले वेव फ्रंट को देखो। ठीक है, इस लास्ट वाले वेव फ्रंट को देखो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम के बाद यही वाली वेव फ्रंट जो है ना, वो मॉडिफाई होकर के इस तरह की वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गई होंगी, ट्रांसफॉर्म हो गई। अग्री करते हो? ये वाली जो वेव फ्रंट है, इनफैक्ट हर वेव फ्रंट, ये वाली वेव फ्रंट कुछ टाइम के बाद आगे आ जाएगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे वेव फ्रंट थी, कुछ टाइम के बाद ये वेव फ्रंट यहाँ आ गई, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई, कुछ टाइम के बाद यहाँ, यहाँ, इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे चलती जाती है। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो वेव फ्रंट है, लास्ट वाली वेव फ्रंट, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस वेव फ्रंट के एक पॉइंट को, ठीक है, ठीक है, जितना टाइम लगेगा ठीक है पहुंचने में, सॉरी इसका जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पहुंच गया है और ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके ऐसे ले लेते हैं। इस वेव फ्रंट के एक पॉइंट को दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, बिल्कुल उतना ही टाइम, ठीक है, किसी भी दूसरे पॉइंट को के पहले वेव फ्रंट से दूसरे पॉइंट में जाने में टाइम लगेगा। कि वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को पहले वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, अग्री करते हो? तो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इसको मैं मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, इसको पहले हमें लाइट रेज की फॉर्म में थोड़ा ड्रॉ कर। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस तरह से, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग लाइट रेज में ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइट रेज ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बीच वाली जो लाइट रे है कुछ ऐसी होगी। ठीक है, मैं इंटेंशनली इस तरह से मैंने वेव फ्रंट सेलेक्ट किए कि दोनों के लिए जो एंगल्स हैं वो सेम नहीं है, जानबूझकर ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ एंगल सेम नहीं है। ठीक है, देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वाले वेव फ्रंट के पॉइंट ए को दूसरे वेव फ्रंट पे पहुंचने में जितना टाइम लगेगा यहाँ पर, उतना ही टाइम, ठीक है, वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स को एक वेव फ्रंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम लगेगा। अग्री करते हो? तो ए पॉइंट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी इन सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग में लाइट रे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट पर लाइट रे, ठीक है, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं कुछ भी θ1 θ2 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा लगता है कि ऐसे लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स को देखो जल्दी जल्दी। ये एंगल मान लो आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारे एंगल्स आई और आर होंगे। ठीक है, ये एंगल आर, ये एंगल आई। ठीक है, और उसी तरह से ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो ठीक है, हम बोलेंगे कि ए को ए डैश पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि बी को बी डैश पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि ए डैश सॉरी ए बी वाला जो वेव फ्रंट है वही एक्चुअली कुछ टाइम के बाद ए डैश बी डैश वाले वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों को सेम टाइम अगर लगेगा, ए को ए डैश पहुंचने में, बी को बी डैश पहुंचने में, इसका मतलब यही है कि क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और सेम मीडियम में ट्रैवल करने का मतलब है कि लाइट की स्पीड भी हर जगह पर सेम है। तो ए से ए डैश जाने में टाइम और बी से बी डैश जाने का टाइम अगर सेम है, तो ए डैश और बी डैश, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों लेंथ कब सेम होंगी, तुम इसको ज्योमेट्री से जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है, इसको मैं अगर ये वाला जो पार्ट है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पर फोकस करो। ए भी तो फिक्स है। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स कितने कितने होंगे हम बता सकते हैं। एंगल्स को भी मैं थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं θ1, और ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं ये θ1 है, θ2। ठीक है, अगर हम बोलेंगे लाइट की स्पीड अगर सेम है, और लाइट की स्पीड सेम होने का मतलब यही होगा कि ए डैश और बी डैश ये दोनों लेंथ भी सेम हो। ठीक है, ए डैश और बी डैश ये दोनों लेंथ भी सेम हो, और ए डैश और बी डैश लेंथ सेम होने का क्या मतलब है, क्योंकि ये दोनों राइट ट्राइंगल है और दोनों के लिए हाइपोटेनस सेम है। ठीक है, तो तुम राइट ट्राइंगल ए डैश बी में चेक करो, ये वाली जो लेंथ होगी ना वो होगी आ, वो होगी ए बी कॉस θ2। ठीक है, और उसी तरह बी डैश कैलकुलेट करोगे तो ए बी कॉस θ1। ठीक है, और तुम इसको अगर कैलकुलेट, ये वैल्यू होगी ए बी कॉस θ1, और ये जो θ1 है ना वो 90 माइनस आई है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट है और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो θ2 की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस आर होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस θ2। ठीक है, और इसको ए बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस θ1 का मतलब है 90 माइनस आई, और θ2 का मतलब है 90 माइनस आर, और थी और ये दोनों सेम होने का मतलब है आई और आर सेम ही होने चाहिए।
इसके लिए ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे से वेव फ्रंट्स को के फॉर्म में विजुलाइज कर पा रहे हो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इस वेव फ्रंट को और इस वेव फ्रंट को इस वेव फ्रंट को यहाँ पहुंचने में, इस वेव फ्रंट को मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की जगह जाने में अगर सेम टाइम लगना है, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों वेव फ्रंट्स सेम एंगल पर हो, उनकी डायरेक्शन जो है मिरर के साथ बिल्कुल सेम एंगल बना रही। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल पूछा जाएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव करेंगे? तो रिफ्रैक्शन भी इसी तरह से हम पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट्स बनाएंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स बनाएंगे, ठीक है, और दोनों को, ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन लगाएंगे कि टाइम, ठीक है, जो बाउंड्री वाले वेव फ्रंट्स हैं उनके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इसको हटा करके ये वाले वेव फ्रंट्स तो अभी काम के नहीं है, ये थीटा 1 को मिटाने की जरूरत नहीं थी, और ये ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वेव फ्रंट्स ऐसे जो है ना, ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, दोनों पैरेलल लग रहे हैं। हाँ, तो मैंने इसके बाद जो वेव फ्रंट की शेप होगी वो मुझे नहीं पता है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहला वेव फ्रंट जो कि बाउंड्री को टच कर रहा है वो ए बी है। पहला, अगर इधर से आ रहे हैं तो पहला बोल सकते हैं, और पहला वेव फ्रंट जो कि बाउंड्री से रिफ्रैक्ट होके बाहर आ रहा है वो लेट अस कॉल इट ए डैश बी डैश। वो कैसा होगा कि लाइट रे अगर ऐसी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट्स होंगे वो इसके ठीक परपेंडिकुलर होंगे, और वो उसको कुछ यूं बनाते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब है वो कुछ इस तरह से। ये कौन सी वेव फ्रंट है? ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स, लेकिन ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, इन दोनों लाइट रेज की। ये लाइट रेज बस इनकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये है ए डैश और ये है बी डैश। फिर से एंगल्स लिख लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को, ये जो एंगल है, यहाँ पे आई और आर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आई और आर हम निकाल सकते हैं। इस एंगल को थीटा 1 ले लेते हैं और इस एंगल को थीटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है जितने टाइम में वेव फ्रंट ए बी का एक पॉइंट, ठीक है, ए बी से ए डैश बी तक पहुंचेगा, उतने ही टाइम में ए बी के सारे पॉइंट्स, ठीक है, ए डैश से बी डैश वेव फ्रंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे ए से ए डैश जाने का टाइम और बी से बी डैश जाने का टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऑब्वियस है। तो कितना टाइम लगेगा? ए से ए डैश जाने का टाइम कितना लगेगा वो हम लिखेंगे, ए डैश की डिस्टेंस देख लेते हैं अपॉन स्पीड, और यहाँ पे जो स्पीड है वो एक्चुअली सी अपॉन म्यू टू है। इसको एक काम कर लेते हैं, ये म्यू 1 हो गया, ये म्यू 2 हो गया, और बी से बी डैश आने का जो टाइम होगा वो बी बी डैश अपॉन, यहाँ पे जो स्पीड है वो सी अपॉन म्यू 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा ए डैश बी बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल्स म्यू 1 अपॉन, सही लिख रहा हूँ? नहीं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और बी बी डैश की वैल्यू कितनी होगी वो फिर से राइट ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल में देखो, हाइपोटेनस दोनों के लिए कॉमन है, तो हाइपोटेनस को यूज करके हम बी बी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ए डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? बी बी डैश की वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा 1, ए बी कॉस थीटा 1, ठीक है,
और ए डैश की वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा 2। चेक करो, ये वैल्यू होगी μ1 अपॉन μ2 के, और ए बी कैंसिल होगा, और थीटा 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 90 माइनस आई, और थीटा 2 की वैल्यू लिख सकते हैं 90 माइनस आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस आई अपॉन कॉस ऑफ 90 माइनस आर, ये μ1 अपॉन, मैंने पलट कैसे दिया, ये μ2 अपॉन μ1 चल रहा है ना। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, और इसको तुम फाइनली लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर, ये वैल्यू है μ21, जो कि फेमस स्नेल्स लॉ। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके भी हम लोग ये दोनों लॉज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के कंप्लीटली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी। इसको भी बता ही देता हूँ, सारे पॉइंट सीक्वेंस में आ जाएंगे। डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी, दो तरीका है इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का। इंटेंसिटी का क्या रिजल्ट आया था ये तुम लोगों को याद है? सिंगल स्लिट है, ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे ठीक है मैक्सिमम मिनिमम का ऑल्टरनेट डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है। अगर स्लिट विड्थ, अगर ये जो स्लिट की विड्थ है वो कंपैरेबल है टू दी वेवलेंथ, ठीक है, और जो इंटेंसिटी का पैटर्न आता है उसको हमने ड्रॉ किया था, वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, लैम्डा बाई डी, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद आगे के जो फ्रिंजेस रहते हैं उनकी विड्थ सेम होती है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो डबल होती है। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास आए थे। ठीक है, ये हमारा पहला मिनिमा आया था लैम्डा बाई डी पर, दूसरा मिनिमा आया था 2 लैम्डा बाई डी पर, और इस तरह से हर एक मैक्सिमा, सॉरी हर एक मिनिमा आया था। मिनिमा की पोजीशन आई थी वाई मिनिमा, थीटा मिनिमा, ये वैल्यू आई थी n लैम्डा अपॉन डी पर डिफ्रैक्शन के लिए, ये तुम लोगों को याद होगी। ठीक है, हम किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं। इंटेंसिटी का पैटर्न मैंने डिराइव नहीं किया था, लेकिन सीधा बताया था कि किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर तुम्हें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका होता है कि पहले तुम उस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कैलकुलेट करो। फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है, अगर वाई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है हमारा तो वहां पर फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डी वाई बाई डी, है ना, डी वाई अपॉन डी। ये उस पॉइंट पर एंड पॉइंट्स वाले लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, सेंटर पर तो मैक्सिमम बनेगा, और फ्रॉनहूफर कंडीशन के लिए, क्योंकि ये स्क्रीन बहुत दूर है, और बहुत दूर होने का मतलब है कि ये जो सारी लाइट रेज है ना ऑलमोस्ट पैरेलल होकर के ये सेंटर पॉइंट पर पहुंचेंगी। तो पैरेलल होने का मतलब इन सब के बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल जीरो होगा। ठीक, मैं उस एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ जिसमें कि स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर है, हालांकि कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, लेकिन अगर फेज डिफरेंस बहुत कम है तो रिजल्टेंट फिर भी ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं होता, मैक्सिमम के क्लोज आता है। ठीक है, ये तुम्हें बताओ, ये वेक्टर्स हैं बिल्कुल 0 डिग्री पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है 2a होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में एंगल अगर बहुत ही नेग्लिजिबल है तो भी ये जो रिजल्टेंट होगा ना वो 2a के आसपास ही होगा। ठीक है, तो जनरल डिफ्रैक्शन में भी सेंटर पर मैक्सिमा आता है, लेकिन अगर स्क्रीन बहुत दूर है, फ्रॉनहूफर कंडीशन है,
तो उस केस में तो 100% सेंटर वाले पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट सोर्सेज हैं स्लिट के ऊपर, वो सारे पॉइंट सेम फेज में भी आएंगे, और सेम फेज में आने का मतलब सारे पॉइंट्स बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, सेंटर पर। लेकिन इसके आगे कभी भी ऐसा नहीं, आगे किसी भी जनरल एंगल के लिए हर दो वेव फ्रंट्स के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, उस फेज डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो ऑब्वियसली मैक्सिमा के इक्वल, मैक्सिमम मतलब सेंटर पर जितनी आ रही थी उतनी तो नहीं होगी, उससे कम ही होगी, ठीक है। और वो फाइनल वैल्यू कितनी आती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसका रिजल्ट मैंने बताया था कि रिजल्ट होता है किसी भी जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू आती है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, डी साइन थीटा, ठीक है। डी साइन थीटा लिखो थीटा के टर्म्स में, या फिर वाई के टर्म्स में डी वाई बाई डी। ये किसी भी जनरल पोजीशन, किसी भी जनरल एंगुलर पोजीशन थीटा पर फेज डिफरेंस की वैल्यू है। अब इस फेज डिफरेंस की बेसिस पर इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो हमने लिखा था कि ये आई नॉट टाइम्स, ये आई नॉट क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। सेंटर पर जो इंटेंसिटी उसके कंपैरिजन में आगे की किसी भी जनरल एंगल वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। और वो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, साइन के टर्म्स में आई थी 5/2 अपॉन 5/2। एक्सप्रेशन याद करना बहुत आसान है, तुम्हें याद होगा डबल स्लिट के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू होती है cos स्क्वायर 5/2। तो दो चेंज आता है, एक तो cos की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाता है, और साइंस के साथ डिनोमिनेटर में भी सेम एंगल आता है जिस एंगल का हम साइन ले रहे हैं, ठीक। ये रिजल्ट मैंने तुम्हें सिर्फ याद करा दिया था, और ये भी बताया था कि इस एक्सप्रेशन की वजह से इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है, ठीक, उसकी वजह से ग्राफ की जो शेप होगी वो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का पीरियोडिक, मतलब साइनसॉइड कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी वो किसी भी जनरल फॉर्म में नहीं करेगी, वो ह्यूजली डिक्रीज करेगी। मतलब सेंटर के कंपैरिजन में नेक्स्ट मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होगी, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद की जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो और ज्यादा कम होगी। ये भी तुम्हें बताया था, याद होना चाहिए कि फर्स्ट मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है सेंटर के कंपैरिजन में वो रफली 5% के आसपास रह जाती है, 0.472 टाइम्स आई नॉट, या 45 बोला होगा। और उसके बाद की जो इंटेंसिटी होती है वो 0.0, यहाँ 0.16 टाइम्स आई नॉट, कि 1.6% के आसपास रह जाती है। उसके बाद 0.08% के आसपास इंटेंसिटी रह जाती है। ये तो इंटेंसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था तुम लोगों को कि ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे रिजल्ट्स आते हैं। आई नॉट टाइम्स साइन 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। मैंने वहां पे ये भी बताया था कि मिनिमा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिनिमा तो इस इंटेंसिटी का मिनिमा तो वहीं पर आएगा जहां पे साइन थीटा 0 होगा, ठीक है। साइन थीटा कहाँ पर 0 होगा, तो वहीं पर 0 होगा जहाँ पे 5/2 की वैल्यू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी, ठीक, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, ठीक है। साइन थीटा इन सारे एंगल्स पर 0 होता है, तो ये मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं। तो 5/2 की वैल्यू होगी n पाई के इक्वल, और इसको तुम कंपेयर करके रिजल्ट निकालते हो। पाई फाई की वैल्यू है 2 पाई/लैम्डा टाइम्स, इसको हाफ पहले रखा हुआ है तो उसको भी रहने देते हैं, डी साइन थीटा और हाफ, ठीक है। ये वैल्यू n पाई के इक्वल, और इसको तुम सिंप्लीफाई करते हो तो सेम रिजल्ट आता है। साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा अपॉन डी की इक्वल आती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी मिनिमम
इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पर आएगी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम एंगुलर पोजीशन ही तो निकाल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पर आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो एंगल है ना 5/2, इसकी वैल्यू 0 पर होगी, उसके बाद फिर पाई पर होगी, फिर 3 पाई पर होगी, है ना। ठीक है, ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर आता है, वो जब 5/2 की वैल्यू 0 होती है। इसको मैं थोड़ा सा, मैं एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट है मान लो। ठीक है, और ये फर्स्ट, मान लो फर्स्ट, इस तरह से ये मान लो, चलो यहीं पर, ये फर्स्ट मिनिमम वाला पॉइंट है। ये वाला कौन सा पॉइंट है बता सकते हो? पहला मिनिमा कहाँ पर आ रहा है, कि पहला मिनिमा कहाँ पर आ रहा है? पहला मिनिमा आ रहा है लैम्डा बाई टी पर, और इसको मैं चाह रहा हूँ फाई के टर्म्स में अगर एंगल बताओगे तो हम इस एक्सप्रेशन को देख करके मैं मिनिमा की पोजीशन निकालना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू मिनिमम होगी, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी जब थीटा, मतलब जब साइन थीटा 0 होगा। 0 कहाँ कहाँ पर होगा? ठीक है, तो एक पॉइंट है जहां पर 5/2 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो 5/2 इक्वल 0 वाला पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और यहाँ बस यही एक लौता ऐसा पॉइंट है जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, लेकिन ये पॉइंट मिनिमा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो साइन फंक्शन नहीं है, वो साइनम फंक्शन है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन 0 एंगल पर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, साइन 0 की वैल्यू तो 0 थी, लेकिन साइन 0/0, तो ये अप्रोच करता है 1 को, ये 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि जब हम 0 के बहुत क्लोज जाएंगे तो उस टाइम में साइन थीटा और थीटा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तो इनका जो रेशियो है ना वो 1 को अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली 0 पर पूछा जाएगा कि क्या वैल्यू होगी, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी इसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, इसकी वैल्यू हम नहीं बोल सकते कि ये 1 होगी, 0 होगी, कुछ भी होगी। लेकिन हमें ये पता है कि जो ओवरऑल फंक्शन है ना साइन x/x, ये फंक्शन जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के क्लोज जाती है, हम बोलते हैं कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये ऑलमोस्ट 1 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक इस तरह से फंक्शन का ग्राफ आ रहा है, तो 0 पर तो अनडिफाइंड है वैल्यू, लेकिन 0 से जस्ट पहले देखेंगे और 0 के जस्ट बाद देखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है। तो इसको हम लिमिट भी बोलते हैं, हम बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को, जब हम x की वैल्यू 0 को अप्रोच करा रहे तो। ठीक है, तो एग्जैक्टली 0 पर क्या होगा, तो वो मिनिमा वाला पॉइंट नहीं है, वहां पर तो हम इस फंक्शन को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1 के इक्वल। ठीक है, पूछा जाए पहला मिनिमा, हम बता सकते हैं कि 0 पर तो सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है, लेकिन पहली बार मिनिमम कब आएगा, जब ये वैल्यू, जब एंगल की वैल्यू ना पाई होगी। ठीक है, पाई पर पहला मिनिमा आएगा, जब 5/2 की वैल्यू पाई होगी उस टाइम में मिनिमा आएगा, फिर उसके बाद मिनिमा। कंफ्यूजन हुआ है, पाई के बाद जो अगली वैल्यू है ना वो 2 पाई है, ठीक है, फिर 3 पाई है पाई के मल्टीपल पर। ठीक है, ये पाई का मल्टीपल लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये 2 पाई और ये 3 पाई, तो इनके बीच की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कौन सी है, ये ये है 3/3 पाई/2, ये 5 पाई/2। इन वैल्यूज पर मैक्सिमा आना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली इन पर नहीं आता है। लेकिन इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए तुम अगर 5/2 की वैल्यू 3 पाई/2 के इक्वल ले लेते हो, 5/2 की वैल्यू 5 पाई/2 के इक्वल होती है, तो इससे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यूज जो आएंगी वो क्लोज वैल्यूज ही आएंगी, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगी। तो बहुत जगह आंसर में ना फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू पूछी रहती है, और वो ये वैल्यू नहीं दी जाती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू I0 टाइम्स साइन 5/2, ठीक है,
अपॉन 5/2। सेंटर के बाद फर्स्ट मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? फर्स्ट मैक्सिमम के लिए हम कंडीशन लगाएंगे कि 5/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तुम सोचोगे 5/2 पहली बार जहां पर 5/2 मैक्सिमम होगा वो देखते हैं, तो पहली बार 5/2 की वैल्यू 5/2 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वहां पर मैक्सिमम नहीं होगा, वो पहली बार मैक्सिमम हो रहा है सेंटर के बाद, क्योंकि पहला मिनिमम ही आ रहा है पाई पर। ठीक है, तो जो पहला मैक्सिमा है सेंटर के बाद, जो पहला मैक्सिमा है वो फर्स्ट मिनिमा के बाद आता है, और फर्स्ट मिनिमा के बाद वाला जो मैक्सिमा है वो 5π/2 है, कि साइन की वैल्यू 5π/2 पर, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट और ये मैक्सिमम वाले पॉइंट्स हैं, इन पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो π/2 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ये फंक्शन ऐसा है जिसमें कि पहला मिनिमम ही आता है पाई पर, ठीक, उसके बाद ये 5π/2, 7π/2, 9π/2 इन सारे वैल्यूज पर मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा आना मतलब साइन थीटा मैक्सिमा आना चाहिए 7π/2। ठीक है, तो इंटेंसिटी, रफ इंटेंसिटी पूछी जाएगी तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5/2 की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे कितनी, 5π/2। ठीक है, तो इसको पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 2π/3 नहीं आएगा 5/2 के लिए? yes. इस फंक्शन को देख करके बताओ साइन का एंगल क्या होना चाहिए जिसके लिए कि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, तो वो 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री इसी तरह से चलता रहेगा, वो तो 90 के ऑड मल्टीपल पर आएगा ना मैक्सिमम। yes. तो 90 का ऑड मल्टीपल मतलब कि वो यहाँ पर पाई और 2π के बीच में पहली बार आएगा, वो 5π/2 सॉरी 3π/2 पर, फिर उसके बाद 5π/2 पर, फिर 7π/2 पर, इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिख दिया, सॉरी, ये है 3π/2 और ये 5π/2, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, 3π/2। तो अब सब्स्टिट्यूट करके देखोगे आई की वैल्यू होगी I0 साइन 3 ये तो 1 ही है, और नीचे हम लिखेंगे 3π/2 इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू आती है 4I0 अपॉन 9π²। ठीक है, और उसी तरह से सेकेंड मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो मैं याद दिला दे रहा हूँ बार बार कि एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी सी अलग होगी, वो डिफ्रेंशिएट करके हमें पता चलेगा, लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मैक्सिमा की वैल्यू है सेंट्रल मैक्सिमा, ये ऊपर तो 1 होगा, नीचे 5π/2 इसका स्क्वायर करोगे, ठीक, ऊपर I0 तो है साइड में, चलो ये 1 ही है, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4/25 π² I0। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो रेशियो होगा वो I0 is to 4/9π² टाइम्स I0, ठीक है, is to 4/25 π² I0। और ये रफ रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे, ये π² की वैल्यू अराउंड 10 के आसपास आती है, ठीक है, रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। तो 4/9 की वैल्यू जो होगी ना वो 45 होगी, ठीक है ना, 0.045 π² की वजह से 10 आएगा, ठीक है, 4/9 की वैल्यू 0.45 होगी, ठीक है, और π² 10 है तो ये 0.45, तो इसकी रफ वैल्यू जो होगी, मतलब याद करने के लिए ये रेशियो भी कई बार पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड और सेंटर के इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ, तो वो तुम ये एक्सप्रेशन अगर याद है ना, यहाँ से भी डायरेक्टली पाई के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन है तो वो रफ वैल्यू इतनी होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो इसके आसपास आती है। ये वैल्यू कितनी होगी 0.045, रफ वैल्यू मैं कह रहा हूँ, और 4/25 ये वैल्यू कितनी होगी, 4/25 ये 16 के इक्वल
मतलब 0.16 के इक्वल, ठीक है, और उसमें पॉइंट पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 0.016 आएगा। ये तो ये ऐसे भी तुम्हें वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। एनीवे ठीक है, मेरा कंसर्न था अभी कि वैल्यूज, ठीक है, तुम्हें एक बार दिखा दूं कि ये वैल्यू तुम भी कैलकुलेट कर सकते थे अपने से, ठीक है, थोड़ा एफर्ट लगा करके। ये जो हमारा स्लिट है, स्लिट पर फोकस करो। इस स्लिट को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे n पॉइंट्स में, ठीक, इस तरह से n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और n की वैल्यू बहुत ह्यूज है, क्योंकि इस स्लिट का हर एक पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है एक्चुअली। तो स्लिट का जो हर एक पॉइंट है वो एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इन सारे सोर्सेस का हमें इंटरफेरेंस निकालना है, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमने शायद ऊपर उस दिन पूछा भी था इंटेंसिटी के बारे में, कि इंटेंसिटी तुम्हें लग रहा है कि इंक्रीज हो जा रही, डिक्रीज हो जा रही है। तो ये जो हमारा सोर्स है ना, ये मान लो हमारा कोई पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स से कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है। और इंटेंसिटी अगर आई नॉट बताई गई है, तो उसका मतलब है एक सेकेंड में आई नॉट जूल, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी, ठीक है, यहाँ से एमिट हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर पॉइंट सोर्स है ना, ट्रू सेंस में अगर पॉइंट सोर्स को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स होगा, जहाँ से एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी एमिट होते जा रही है, हर सेकेंड में आई नॉट जूल एनर्जी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। एग्जैक्टली आई नॉट नहीं, आई नॉट की कुछ प्रोपोर्शनल एनर्जी निकल रही है, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी इतनी है कि इसके पास समझ लो यूनिट एरिया पे, या उसको भी छोड़ो, ये कोई ऐसा सोर्स है जो कि मान लो, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ, मान लो ई वॉट, ठीक, ये जो सोर्स है वो ई जूल पर सेकेंड एमिट कर रहा है, पॉइंट सोर्स है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना इस सोर्स से, ठीक है, इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, तो तुम, ठीक है, अगर ये पॉइंट सोर्स है, तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि इसकी वजह से जो एनर्जी है ना, वो इस स्फीयर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। पहले हम वन डायमेंशनल वेव डिस्कस करते थे, तो उसमें एनर्जी और डिस्टेंस के साथ एनर्जी इंटेंसिटी चेंज नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वन डायमेंशनल वेव नहीं है, प्लानर वेव है या फिर स्फेरिकल वेव है, तो उसके लिए डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, कि सोर्स तो एक सेकेंड में ई जूल एनर्जी यहाँ से रिलीज कर चुका है, लेकिन वो पहले वो ई जूल एनर्जी यहीं पर है, ठीक है, और वो कुछ टाइम के बाद वो ई जूल एनर्जी यहाँ तक स्प्रेड होगी, फिर यहाँ तक स्प्रेड होगी, ठीक है, ठीक है। तो इनफैक्ट तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी, और इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हमारे पास लाइन सोर्स है यानी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स है, उसके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लानर सोर्स है, ठीक है, आइडियली अगर प्लानर सोर्स है, तो वो ह्यूज इंटेंसिटी, मतलब ह्यूज एनर्जी यहाँ से एमिट कर रहा है, और वो प्लानर वेव्स में के फॉर्म में जा रही है, तो डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी प्लानर वेव के केस में, ठीक है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल कोई ऐसा सोर्स नहीं हो सकता जो कि प्लानर वेव फ्रंट, कंप्लीटली प्लानर वेव फ्रंट एमिट करे, लेकिन हम उसके कुछ पार्ट को प्लानर, इसी पार्ट को प्लानर बना सकते हैं। ये कांस्टेंट हो जाती है प्लानर वेव फ्रंट्स के लिए, ठीक है। एनीवे, तो प्लानर वेव फ्रंट जो होती है ना एक्चुअली, ठीक, जब हम इस स्फेरिकल मतलब इस पॉइंट सोर्स से बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है, ठीक है। और जब इंटेंसिटी बहुत दूर चले गए ना, तो उन दूर वाले पॉइंट्स को अगर देखेंगे, तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट,
ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी पर होंगे। पास में तो ये वाला पॉइंट पास है, इसकी इंटेंसिटी ठीक है, ये वाला पॉइंट पास है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये वाला पॉइंट दूर है, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो हर पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी नहीं होगी अगर हम यहाँ पर स्क्रीन रखेंगे तो। ठीक, क्या कहना समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम बहुत दूर चले जाएं, ठीक, और एक फ्लैट स्क्रीन रखते हैं, तो उसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम आएगी। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? सोर्स से आ रही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली एनर्जी ये एमिट कर रहा है और कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर ये एनर्जी फॉल कर रही है। ठीक है, तो अगर हमारे पास गिवन अप्रोक्सीमेशन के साथ हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, डबल स्लिट सेटअप है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्लिट्स बहुत दूर है। ठीक है, तो अगर इसमें सिर्फ एक स्लिट को ओपन करते हैं तो इससे बिल्कुल प्लानर वेव्स आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो स्क्रीन है ना, इसके ओवरऑल डाइवर्जेंस का बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पर सेम इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली स्लिट से जब बहुत दूर जाओगे ना, तो इसकी इंटेंसिटी, स्लिट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ओवरऑल जो ये जो तुम्हें बिल्कुल कोसाइन स्क्वायर दिखता था, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बाद में वो कम भी होते जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत छोटे से पार्ट को देख रहे हैं, तो उसमें तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, पहले वाले की वजह से जो इंटेंसिटी है ना, वो आई नॉट है, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी आई नॉट है। दूसरे वाले स्लिट की वजह से हर पॉइंट पर, अगर पहले को बंद रखते हैं दूसरे को ओपन करते हैं, तो दूसरे वाले की वजह से हर पॉइंट पर इंटेंसिटी आई नॉट है। अब क्वेश्चन पूछा गया, दोनों स्लिट्स को ओपन किया गया, इंटेंसिटी हर पॉइंट पर कितनी कितनी आएगी? तो वो इंटेंसिटी अब आई नॉट टू आई नॉट नहीं हो सकती, क्योंकि इंटेंसिटी ऐड नहीं होती है, क्योंकि ये लाइट वेव है और वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है। तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगी, वो डिसाइड करेगी कि इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर एक सोर्स है तो उसकी वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रही है इन पॉइंट्स पर, तो इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है और उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हम इंटेंसिटी देखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से ऑसिलेट कर रही है, हम एक एवरेज वैल्यू इंटेंसिटी की देखते हैं, ठीक, जो कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जब दोनों सोर्सेस से स्क्रीन पर लाइट इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो एडिटिव है, तो हो सकता है एक की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पर हो, दूसरे की मिनिमम पर हो, दोनों ऑपोजिट फेज में इंटरफेयर करे, सुपरपोज करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली हम मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी देख सकते हैं। तो जब दोनों स्लिट्स ओपन किए गए हैं, तो कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ गई है, कहीं पे कम हो गई है, लेकिन टोटल इंटेंसिटी मतलब टोटल एवरेज एनर्जी जो होगी वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब दोनों स्लिट्स की वजह से इंडिविजुअली अगर तुम एनर्जी कैलकुलेट करोगे, एट इंटेंसिटी नहीं, एनर्जी, और अगर तुम दोनों स्लिट्स को साइमल्टेनियसली ओपन रख करके मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करोगे, तो एनर्जी दोनों केस में सोर्सेस की वजह से सेम ही एमिट होगी, वो अलग अलग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक तरीका, मेथड नंबर 1, बिल्कुल सबसे बेसिक लेमैन मेथड, इसमें कोई ट्रिक या कोई बहुत अच्छी टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, बस हम कॉमन सेंस से ऐसे सोच रहे हैं कि इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे सोर्सेस, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको n पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, n लार्ज है, n पॉइंट्स। ठीक है, हर एक सोर्स की जो विड्थ होगी, वो टोटल विड्थ W है, तो किसी भी एक सोर्स की जो विड्थ होगी, टोटल विड्थ D है, तो एक सोर्स की जो, एक पॉइंट सोर्स की जो विड्थ होगी वो D अपॉन n की इक्वल होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसके सामने जो स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन के किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर हम
इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, हालांकि ये सारी लाइट रेज है ना, इसको पैरेलल हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत दूर है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी जनरल पोजीशन, किसी जनरल एंगुलर पोजीशन थीटा पर क्या होगी, कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा? तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे डबल स्लिट में कैलकुलेट करते थे। तुम्हें याद है डबल स्लिट में कैसे कैलकुलेट करते थे? याद है? डबल स्लिट में हम कैलकुलेट करते थे, पहले फेज डिफरेंस निकाल देते थे और उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बस डिफरेंस यहाँ पर है कि दो सोर्स नहीं है, दो से ज्यादा सोर्सेज है, ठीक है, और सबके बीच में फेज डिफरेंस इक्वल है, ठीक है, और वो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है हर दो सोर्स के बीच में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, अगर n पॉइंट्स में डिवाइड किया है तो n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम सेंटर पर कैलकुलेट करते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी, सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होगी। सेंटर पर तो सारे फेज, सबके बीच में फेज डिफरेंस 0 है क्योंकि सारी पैरेलल लाइट रेज बिल्कुल साइमल्टेनियसली पहुंच रही हैं, ठीक है, सबके बीच में फेज डिफरेंस सेंटर वाले पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो हम बोलेंगे सारे सोर्सेज सेम फेज में सुपरपोज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब थीटा एंगल वाले पोजीशन पर, थीटा एंगल वाले पोजीशन पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर हमारे पास दो वेव्स होते हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका है, पहला वाला वेव देखा, दूसरा वाला वेव देखा, उसके बीच में फेज डिफरेंस देखा, रिजल्टेंट निकाला। लेकिन यहाँ पे दो वेव्स है ही नहीं, दो से ज्यादा वेव है, इनफाइनाइट वेव्स। कैसे कैसे ऐड करेंगे? तो हम बोलेंगे ऐड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहला वाला फेजर ड्रॉ करना चाहिए, सब की वजह से एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड को ए एज्यूम करें। उसके बाद जो नेक्स्ट वेव है ना, पहले के बाद जो दूसरी वेव है वो कितने फेज डिफरेंस पर आएगी, वो मान लो बीटा फेज डिफरेंस पर आ रही है। बीटा की वैल्यू कितनी है हम बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? अरे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और एंड वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो हमें पता है, वो है फेज डिफरेंस डी साइन थीटा टाइम्स 2 पाई अपॉन, सॉरी, हाँ 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये टोटल फेज डिफरेंस है, ठीक है, स्टार्टिंग से, इस स्लिट के स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच में, ये टोटल फेज डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इस स्लिट को n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी पता है? फाई अपॉन n के इक्वल होगी। ऑब्वियस है, हर एक स्लिट में ना इक्वल फेज डिफरेंस आएगा, और टोटल फेज डिफरेंस पता है तो हर एक स्लिट, हर दो कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स के बीच में फेज डिफरेंस हम मान सकते हैं फाई अपॉन n, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो यहाँ पे हमारे पास n सोर्सेज है, एक दो सोर्सेज नहीं, n सोर्सेज है, तो उनको ऐड करने के लिए ना एक तरीका है, तुम सोचो ये दूसरा वाला जो फेजर है वो बीटा एंगल पर होगा, और तीसरा वाला जो फेजर है वो और बीटा एंगल पर होगा, चौथा वाला जो फेजर है वो और बीटा एंगल पर होगा, और इस तरह से n फेजर्स हम ड्रॉ करेंगे और उनका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारे फेजर्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें इंटेंसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का एक तरीका है कि मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, फेजर्स, फेजर्स को ऐड करने का मतलब वेक्टर्स को ऐड करना, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता चल गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता चल जाएगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका है, दो वेक्टर्स के लिए तो हमें रिजल्ट याद होता है पैरेललोग्राम लॉ से, लेकिन दो से ज्यादा है तो क्या किया जाता है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स दे दी जाए, एक वेक्टर ए है, बी है, सी है, तो इस तरह से तुम्हें याद होगा, इन सारे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या टेक्निक हम यूज करते थे? हम बोलते थे इनको कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करते हैं, सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करो, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये रिजल्टेंट
की वैल्यू हो जाती थी। तो एक तरीका है, अगर मैथमेटिकली तुम इसको अप्रोच करना चाहते हो तो एक तरीका है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का x कंपोनेंट आएगा a cos 0 प्लस a cos बीटा प्लस a cos 2 बीटा प्लस a, क्योंकि जो दूसरा वाला, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर तुम सारे फेजर्स को ड्रॉ करोगे और हर एक फेजर ना सेम एंगल पर है, ठीक है, हर एक फेजर सेम, पहला वाला अगर बीटा एंगल पर है और दूसरा फेजर अगर बीटा एंगल पर है, तो तीसरा वाला जो फेजर होगा ना वो 2 बीटा पर होगा एक्स एक्सिस से। अग्री करते हो? क्योंकि दूसरा फेजर तीसरा फेजर दूसरे फेजर से बीटा एंगल पर है, तो टोटल एंगल 2 बीटा होगा। तो इसी तरह सब के लिए तुम क्या करो ना, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो और टोटल हो जाएंगे, लास्ट टर्म होगा a cos 0 प्लस cos बीटा प्लस ये होगा प्लस cos n-1 बीटा, ये x कंपोनेंट आ गया। इसी तरह y कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे, ये होगा a sin 0 प्लस sin बीटा प्लस sin n-1 बीटा। बीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और ये जो समेशन है ना ट्रिग्नोमेट्री में, इस सीरीज का सम हमें पता होता है, सम की वैल्यू लिखते हैं और फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं और हमें इंटेंसिटी की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। और डायरेक्टली नहीं पता चलती, हमें n की वैल्यू जो है ना उसको इन्फिनिटी अप्रोच कराना पड़ता है, फिर लिमिट का कंसेप्ट आता है कि वो ओवरऑल वैल्यू जैसे जैसे n की वैल्यू लार्ज होते जाएगी तो फिर इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो उससे हम सब्स्टिट्यूट करके इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो एक तरीका है, फॉर्मल तरीका है, और इसमें थोड़ी बहुत तुम्हें मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लेवल की थोड़ी आनी चाहिए, तभी तुम इस सीरीज को ऐड कर पाओगे, ठीक है। एक दूसरा लेकिन इससे भी बहुत आसान तरीका है और वो बहुत ही इंजीनियस टेक्निक है, और वो वही मेथड है जिसको यूज करके हमें डिफ्रैक्शन में एक्चुअली इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी चाहिए, और वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेट अस से पहली बार ना हम स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि इसको एक सोर्स मान लिया, 2 सोर्स मान लिया, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो β/2 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो पहला फेजर कुछ ये है और दूसरा फेजर कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है कितना, बीटा, ठीक है। इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते तो क्या होता, 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। इसको थोड़ा लार्ज ही ड्रॉ करता हूँ। पहला फेजर, दूसरा फेजर, ये तीसरा फेजर, चौथा फेजर, कुछ ऐसा ही होता, और हर नेक्स्ट फेजर प्रीवियस फेजर से बीटा एंगल आगे है। अग्री करते हो? 4 फेजर हैं, इनको ऐड करने के बाद रिजल्टेंट फेजर क्या होता, वो ये वाला फेजर। अगर बीटा की वैल्यू पता है, क्योंकि 4 फेजर्स ही हैं, तो हम वेक्टर अलजेब्रा से एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको और बढ़ाते हैं, ठीक है, 8 स्लिट्स, मतलब इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उस टाइम में ना जो फेजर्स होंगे वो किस टाइप के दिखेंगे तुम गेस कर सकते हो। बीटा की वैल्यू और कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन टोटल जो फेज डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। तो ये पहला वाला फेज है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक, इनके बीच में फेज डिफरेंस सबके बीच में
ठीक, कम कम, इन सब को हम ऐड करेंगे फेजर फॉर्म में, मतलब वेक्टर अलजेब्रा यूज करके पिक्टोरियली हम ऐड करके बोलेंगे ये वाली जो लेंथ है ना, यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जबकि हर एक इंडिविजुअल फेजर की जो लेंथ है वो ए है। ठीक है, ये एंगल अगर हमें पता है, ठीक है, तो मैं अभी भी एश्योर कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ 8 फेजर्स हैं तो हम लोग एक्चुअली, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा यूज करके थोड़ी मैथमेटिक्स अप्लाई करके हम ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली मेरा पॉइंट है, अब तुम्हें इमेजिन करना है कि अगर हम इन फेजर्स को नंबर ऑफ इसको और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और नंबर ऑफ फेजर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और उनके बीच में एंगल जो है ना, बीटा की वैल्यू कम होते जाएगी, बीटा की वैल्यू बहुत ही कम होते जाएगी, यहाँ तक कि बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। उस टाइम में ये जो फेजर्स होंगे वो कैसे दिखेंगे तुम इमेजिन कर सकते हो, जब हर मतलब एवरी नेक्स्ट फेजर एंड द प्रीवियस फेजर के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना इस तरह से, वो एक्चुअली ऐसा डिस्क्रीट नहीं, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस इस तरह से सर्कुलर आर की शेप में आ जाएगा। ठीक है, मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा और अच्छे से फिगर ड्रॉ करता हूँ और रिजल्ट यहीं पर मैं तुम्हारे सामने 1 मिनट में डिराइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लेवल से जितना क्लोज या जितना प्रॉपर ठीक डायग्राम ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक उतना कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बना ले, चलो इतना ही रहेगा। तो ये इमेजिन करो कि ये तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये छोटा छोटा ड्रॉ करता हूँ। इमेजिन करो कि बहुत सारे स्लिट्स हैं, बहुत सारे फेजर्स हैं। ठीक है, और जब बीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी ना, तो ये जो फेजर डायग्राम है ना वो सर्कुलर आर्क शेप का हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे फेजर्स सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, जो कि होंगे किस केस में, किस केस में सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जब हम सेंटर वाले पॉइंट पर हम इन फेजर्स पे ऐड करें, जब सेंटर पर ये सारे पॉइंट्स से ये लाइट वेव सेंटर वाले पॉइंट पर पहुंचेगी, तो वहां पे ये सारे फेजर्स सेम फेज में होंगे, तो उस टाइम में जो रिजल्टेंट है ना वो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, वो कितना होगा पता है, वो n टाइम्स a के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये n टाइम्स a के इक्वल, ये वाली जो लेंथ है ना, तो ये कितनी होगी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी और जनरल थीटा एंगल पर ये सारे लाइट वेव्स थीटा एंगल पर पहुंच रही हैं, तो उस केस में सारे फेजर्स को जब ऐड करेंगे तो इस तरह से सर्कुलर आर्क की शेप में हो जाएंगे। हालांकि ये वाली लेंथ और ये वाली कर्व लेंथ, ये दोनों लेंथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर इन सबको ऐड करने के बाद मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट जो लेंथ है ना, ऐड करने के बाद ये ए नॉट है। ठीक है, तो ये जो कर्व लेंथ होगी वो भी ए नॉट ही होगी। ठीक है, लेकिन हमें कर्व लेंथ नहीं निकालनी, ये वाली लेंथ निकालनी। अगर ये वाली लेंथ निकल जाएगी तो ये किसी भी थीटा एंगल वाले पोजीशन पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और इसका स्क्वायर करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। अग्री करते हो सब लोग? ठीक है, सारे फेजर्स को बस हमें ऐड करना था। अच्छी बात है, फेजर्स बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, जिसकी वजह से इन सारे फेजर्स का जो एडिशन है ना वो बिल्कुल सर्कुलर आर्क की फॉर्म हो जाए। अगर हम ये लेंथ निकाल लेते हैं तो हमारा हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम बोलते हैं कि देखो ये जो लास्ट फेजर है फर्स्ट फेजर, इसके बीच में क्या एंगल है वो हमें पता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई/लैम्डा टाइम्स डी साइन थीटा। ठीक, डी साइन थीटा ये मैं बता चुका हूँ। तो ये वाली जो इनिशियल फेजर है और ये जो फाइनल फेजर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये फाई की इक्वल है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये वाली
लेंथ कितनी होगी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले वाले फेजर के ठीक परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लास्ट वाले फेजर के ठीक परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो फेजर्स हैं ये सर्कुलर आर्क फॉर्म करेंगे जिसका सेंटर यहाँ पर है। ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही ये एंगल और कुछ नहीं, बिल्कुल फाई के इक्वल है। अब प्रॉब्लम बस इतनी है, अब क्वेश्चन बस इतना सा है कि तुम्हें ये लेंथ निकालनी है, आर्क लेंथ की वैल्यू पता है, एंगल की वैल्यू पता है, लेकिन तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन लेंथ निकालनी है। नहीं निकाल सकते हो तो बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ्स, ये तो कोई छोटा बच्चा भी निकाल सकता है। ये ए है, ये बी है, हम बोलेंगे आर्क लेंथ की वैल्यू है, आर्क लेंथ की वैल्यू ए नॉट है, क्योंकि हम ये टोटल लेंथ ए नॉट मान रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल लेंथ ए है, लेकिन टोटल लेंथ मान लो ए नॉट आ रही है, तो सेंटर पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट है, लेकिन किसी भी थीटा एंगल पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नॉट नहीं होगा, ए नॉट से कम होगा। वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं। अच्छा हमें पता है कि अच्छा रेडियस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? हम बोलेंगे थीटा इक्वल्स एल अपॉन आर, और एल की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो आर की वैल्यू एल अपॉन थीटा, और आर्क लेंथ की वैल्यू ए नॉट है, तो ये वाली लेंथ ए नॉट है, और थीटा की वैल्यू तो फाइव है, तो रेडियस की वैल्यू पता चल गई। और जैसे ही रेडियस की वैल्यू पता चलेगी तो हम बोलेंगे ऐसा करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एंगल 5/2 है, ठीक, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो आर साइन 5/2 होगी, ठीक, उसी तरह से ये वाली जो लेंथ होगी वो भी आर साइन 5/2 होगी। तो टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी पता है? 2 टाइम्स आर साइन 5/2, और आर की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ए नॉट बाई 5 साइन 5/2, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो ए नॉट टाइम्स साइन 5/2 अपॉन 5/2, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू होगी आई नॉट साइन 5/2 अपॉन 5/2, 5/2 स्क्वायर। यहाँ पर तुम्हें याद दिला देता हूँ कि ये ए नॉट किसी एक, इसमें से किसी एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड नहीं है, ये ए नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, जो कि सेंटर पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा किसी पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए नॉट टाइम्स साइनम 5/2, और इंटेंसिटी होगी आई नॉट टाइम्स साइनम स्क्वायर 5/2। ये हमारा रिजल्ट है जो कि तुम इससे पहले याद रखे थे। कि ये वाला डेरिवेशन समझ में आया तुम लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम है कि तुम देख सकते हो कि इतनी आसानी से कि हम लोग ट्रिक यूज करके भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, लिमिट यूज करके, मैथमेटिकली भी ये सारे वेक्टर्स को ऐड करके ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी निकाल सकते थे डिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो सक्सेसफुली दूसरा पार्ट। ठीक, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग कि ठीक, हम लोग पहले क्यों नहीं देख पा रहे थे? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, डबल स्लिट में, सिंगल स्लिट में हमें ये पैटर्न क्यों नहीं दिखता था? ठीक है, हम पहले भी ऐसे स्लिट्स बनाते थे, ओपनिंग होती थी, उसके सामने ये डार्क ब्राइट पैटर्न क्यों नहीं दिखता था? उसका रीजन ये है कि ये जो स्प्रेडिंग है वो हमें पता है साइन थीटा, ये जो पहला मिनिमम आता है वो लैम्डा बाई डी पर आता है। उसका रीजन यही है कि ये जो डी की वैल्यू है लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होती थी, डी मिलीमीटर के रेंज का हो सकता था, लेकिन लैम्डा तो
माइक्रोमीटर की रेंज का था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो पैटर्न बनता था मैक्सिमा मिनिमा का, वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होता था। ठीक है, वो इस तरह से, मतलब बीच में तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से, इस तरह का होता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि ये इतना ज्यादा क्लोजली स्पेस थे मैक्सिमम मिनिमम कि तुम्हें एवरेज वैल्यू दिखती थी। ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी इस तरह की दिखती थी। ठीक है, और दूसरा रीजन होता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेवलेंथ्स के कलर्स हैं, तो उसमें आ, एक कलर का मिनिमा आ रहा है तो बाकी कलर्स तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो तुम्हें ओवरऑल कहीं पर भी बिल्कुल डार्क पैटर्न दिखता ही नहीं था। ठीक है, व्हाइट और व्हाइट के क्लोज, और ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो ऑलमोस्ट एवरेज व्हाइट लाइट ही तुम्हें दिखती थी। ठीक है, लेकिन बाउंड्री पर, किसी भी सोर्स के बिल्कुल बाउंड्री पर देखोगे ना, तो तुम्हें अलग अलग कलर भी दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री वाले पॉइंट्स पर। ठीक है, क्योंकि क्योंकि तुम अगर कोई लाइट सोर्स है तुम्हारे आसपास, अगर कोई लाइट सोर्स है ना, उसके सामने मैंने बोला था कोई ऑब्जेक्ट रखो, नोटबुक रखो, बिल्कुल जस्ट उसके बाउंड्री को ब्लॉक करो, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न हल्का सा बाउंड्री के पास भी दिखेगा। वहां पे हो सकता है कुछ कलर्स भी दिखे डिफरेंट। चलो ठीक है, मैं अब इसको कंटिन्यू करता हूँ, शाम में बाकी पॉइंट्स शाम में कवर करते हैं। सर हाँ, सर लेंसेज में क्यों नहीं है, तो उसमें भी सर अपर्चर वेवलेंथ कंपैरेबल मत है। ठीक है, अभी तुम मुझे पूछना फिर से, अभी शाम में क्लास रखूंगा और होपफुली शाम में खत्म कर दूंगा बाकी सारे पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, लेंसेज में भी होता है ये सब।